वेलकम टू बायोजिन क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि हाल ही में दैनिक जागरण ने अपने अखबार में रिलीज़ किया है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर दैनिक जागरण अपने अखबार में बोर्ड से 1 महीने पहले रिलीज़ करता है, आने वाले बोर्ड में उसमें से 50% जो भी क्वेश्चन होते हैं वो लगभग मैच कर जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत ही उसका मॉडिफिकेशन होता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, अपना जो मॉडल पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। बीच बीच में मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करता रहूँगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले जो 4 क्वेश्चन पूछता है वो MCQ के पूछता है। जैसे कि यहाँ पर है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी या फिर परागण है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे कि इसमें पूछ रहा है कि एक जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है? आइदर स्टैमेन, इसको एंथर भी बोलते हैं, और जायांग को गाइनोशियम बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी को मेगास्पोरोजेनेसिस, और परागण को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पुमंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है खा, वो है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 माँ के लिंग गुणसूत्र से, ऑप्शन नंबर 2 अंडाणु के माप से, ऑप्शन नंबर 3 शुक्राणु के माप से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और हमें पता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हमारा फीमेल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जब सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ते हैं तो इसमें ये होता है कि मेल के पास जो क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम, वो होता है X और Y। वहीं पे जो फीमेल हमारी होती है उसके पास जो गुणसूत्र होते हैं वो XX। ठीक है, तो फीमेल में दोनों सेम गुणसूत्र होने की वजह से निर्भर, या फिर कह लो कि सेक्स डिटर्मिनेशन की डिपेंडेंसी जो होती है वो शिफ्ट कर जाती है हमारे फादर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, ठीक है, या फिर इसको जैव प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं, चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है ये राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों में से। ठीक है, मेडिकल में भी और एग्रीकल्चर में भी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर 2 है इंडिगो गैंगेटिक मैदान, ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिमी घाट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी घाट। तो जो हमारा आंसर है यहाँ पर पश्चिमी घाट। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम मूव करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर, और पहला क्वेश्चन हमारा है, क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो हमें पता है कि क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम जो हमारा है ये हमारा एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि आप आंसर में देख सकते हो, क्लाइनफिल्टर एवं डाउन सिंड्रोम जो है या फिर टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या हो जाती है, क्लाइनफिल्टर में एक हमारा जो गुणसूत्र होता है वो बढ़ जाता है, वहीं पे टर्नर सिंड्रोम में जो हमारा एक गुणसूत्र होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम की जो गुणसूत्र संख्या होगी टोटल वो 45 हो जाएगी, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का जो गुणसूत्र जबकि इसमें बढ़ जाता है, नॉर्मली हमारा 46 क्रोमोसोम होता है, और टर्नर सिंड्रोम में एक घट जाने की वजह से 45 क्रोमोसोम हो जाता है, वहीं पे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में हमारा एक गुणसूत्र बढ़ जाने की वजह से 47 हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो, नर जर्म कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारा 2 तरीके का विभाजन होता है हमारे इसमें सेल डिवीजन में। एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस को हम लोग समसूत्री विभाजन हिंदी में बोलते हैं। तो हमारा जो नर जर्म कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन की वजह से डिवाइड होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? और ये हमारा जो जैव विविधता से रिलेटेड टॉपिक है, और इसमें जो पिरामिड बनता है उसमें हमें यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। और जो कह रहा है कि जो इसमें पिरामिड बनता है वो सीधी डायरेक्शन में बनता है, और इसको इंग्लिश में बोला जाएगा अपराइट पिरामिड। ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं इसमें वो सबसे नीचे होते हैं, बल्कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए।
ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि आंसर अगर यहाँ पे आपको थोड़ा इसमें अगर ये जैसे ये 1 लाइनर क्वेश्चन थे, अगर बाई चांस यही क्वेश्चन 2 लाइनर्स में आते हैं या 2 नंबर में आते हैं तो आप इसमें जैसे यहाँ पे आप स्पष्टीकरण भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्लाइन फिल्टर और टर्नर सिंड्रोम ये दोनों ही गुणसूत्री संबंधी विकार हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से अधिक या कम होती है। बेसिकली इसमें एक आपको हिंट दिया गया है कि सिंड्रोम या कोई भी डिसऑर्डर होता है उसमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है या तो घटेगी या फिर वो बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी तो वो हो जाएगा क्लाइन फिल्टर, घटेगी तो वो हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, इसमें लिखा है इस प्रकार में एक कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाएं बनाती है जिनमें प्रत्येक के मूल कोशिका की अधिक संख्या में गुणसूत्र होते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक सेल अर्धसूत्री विभाजन करके डिवाइड करेगी, जो कि यहाँ पर जो सेल होगी वो होगी 2n नंबर में, और जब ये अपने आप को डिवाइड करेगी तो ये अपने आप को 4 पार्ट में बांट लेगी और सभी का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो n नंबर हो जाएगा। बल्कि मियोसिस में आप देखते हो कि एक कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है 2 डॉटर सेल में। फर्क बस उसमें ये होता है कि अगर पेरेंट कोशिका का, जनक कोशिका का क्रोमोसोम नंबर 2n है तो संतति कोशिका जो होगी उसका भी क्या होगा, 2n नंबर रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें लिखा है पक्षियों में लिंग निर्धारण स्तनधारियों से भिन्न होता है। स्तनधारियों का मतलब होता है मैमल्स, और हम इंसान भी किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, स्तनधारियों में नर जो होता है, मेल जो होता है वो होता है XY। ठीक है, और मादा जो होती है उसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XX। ठीक है, गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होती है, जबकि पक्षियों में यह ZW सिस्टम द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे कि बेसिकली आप यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मेल में जो ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो आप देख पाते हो कि जो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं हमारे पास XX, और फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है XX, और मेल में जो होता है वो XY होता है। ठीक है, बल्कि बर्ड्स में आप जब देखोगे कि जो मेल होता है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं वो ZZ होता है। जैसे कि हमारे इंसान के जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रवृत्ति है उसमें जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। वहीं पे अगर आप फीमेल बर्ड में देखोगे तो गुणसूत्र यहाँ पर ZW हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ये याद कर लोगे कि फीमेल्स में और मेल्स में, बर्ड्स में क्या क्रोमोसोम होते हैं तो आप इसका सेक्स डिटरमाइन बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है खा वो है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, अब ये जो हमारा एक तरीके से एनसीईआरटी में जो फिगर बना है हम इसको वहीं से ही रीड करेंगे। जैसा कि आप इसमें वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया हुआ डीएनए का मॉडल देख सकते हो। ऊपर से जो डायमीटर होता है इसका ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, और एक एंड जो होता है इसका 5 एंड होता है और दूसरा 3 एंड होता है। बीच में जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो प्रेजेंट है ये है नाइट्रोजनस बेस पेयर। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टर्न जो डीएनए का यहाँ पर कंप्लीट होता है, कंप्लीट टर्न जो होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का, और एक नाइट्रोजनस बेस पेयर से दूसरी नाइट्रोजनस बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है, मतलब ये नाइट्रोजनस बेस पेयर और यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये छोटा सा मुड़ाव है यहाँ पर डीएनए की संरचना में, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर ग्रूव, और ये जो बड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से शैलो जो कर्व है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर ग्रूव। थ्योरी के बेसिस पर आप वाटसन तथा क्रिक के द्वारा जो भी डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल का जो नामांकित चित्र बनाएंगे उसमें आप थ्योरी के तौर पर आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना को एक कुंडलीदार सीढ़ी के रूप में वर्णित किया है। इस मॉडल में डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना हुआ होता है जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडलीदार होता है। दूसरा ऑप्शन आप ये लिख सकते हो, ये श्रृंखलाएं नाइट्रोजनस युक्त क्षारों जैसे कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन से बनी हुई होती हैं। एडेनिन हमेशा थायमिन से, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है। ये 4 जोड़े हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। हम सबको पता है कि एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ पेयर करता है और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ बॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये है प्रतिरक्षा क्या है। ठीक है, इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो हिंदी मीडियम में, प्रतिरक्षा शरीर की रोग जनकों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने और संक्रमण से बचने की क्षमता है। यह शरीर में एक जटिल प्रणाली है जो विदेशी पदार्थों को पहचानती है और उनका मुकाबला करती है। बेसिकली जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसका हमारी सेल के अंदर ये काम होता है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी सेल के अंदर एंट्री करना चाहे,
ठीक है, तो वो इजीली एंटर नहीं हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया हमारी सेल के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने आती है, ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी की जो इम्यून या इम्यूनिटी होगी वो उससे आकर फाइट करेगी। अगर बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारा इम्यून सिस्टम से भी स्ट्रांग है, तब जाकर हमारी बॉडी में वो कोई डिजीज़ कॉज कर पाता है। अदरवाइज नॉर्मल कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स हमारी सेल के अंदर एंट्री करना चाहता है तो ये हमारा इम्यून सिस्टम उससे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? बेसिकली आप यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करे होंगे आमतौर के जीवन में भी कि जो मैंगो का प्लांट होता है उस पर कभी ना कभी एक ऐसा अदर प्लांट वहाँ पर ग्रो कर जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्किड। उस पौधे का जो नाम है वो है आर्किड, और ये एक तरीके से मैंगो के प्लांट से न्यूट्रिशन लेकर अपना पालन पोषण करता है। तो आप इसमें जो रीज़न है यहाँ पर, इसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उगता है। यह एक सहजीविता का, ठीक है, सहजीविता का उदाहरण है। आर्किड को आम के पेड़ से सहारा मिलता है और वह पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आर्किड पेड़ पर उगकर सूर्य के प्रकाश और वर्षा के पानी तक आसानी से पहुंच पाता है। बेसिकली इसका जो मैंगो का प्लांट है यहाँ पर एज अ होस्ट की तरह काम कर रहा है आर्किड प्लांट के लिए, और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग नाम देंगे सहजीविता। ठीक है।